Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did exercise number 2.2. In this video, we will start exercise number 2.3. देखो स्टूडेंट्स 2.3 में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास। ये जो 2.3 एक्सरसाइज है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है आपके पास वो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन होगा प्रूव दैट √2 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है आपके पास, √3 आ जाएगा। तो वो आएगा प्रूव दैट √2, √3, √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये आपसे पूछ लिया कि आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है, इर्रेशनल दिया हुआ है ना, तो हम क्या मान लेंगे, √2 को इर्रेशनल हमें प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, √2 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, और रेशनल मान के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और लास्ट में जो हम क्या कर देंगे, जो हमने जो एज्यूम किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो √2 क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशनल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो चलो देखो करते कैसे इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, जब इसको प्रूफ करूंगा तो मैंने क्या किया, लेट बी √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 को मैंने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर रेशनल होता है, कोई भी नंबर क्या होता है, रेशनल होता है। तो क्या उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ सर, उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा इसको, जब मैंने लिखा √2 लेट बी √2 इज ए रेशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, P/Q। और जहां पर क्या होगा हमारे पास, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। और P और Q क्या होंगे, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कोई ना हो, सिर्फ 1 क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। मतलब क्या हो जाएगा, देयर इसके बीच में क्या हो जाएगा, P और Q आ गए ना, तो क्या लिखेंगे यहां पर, there are no other common factor between P and Q other than 1। मतलब क्या लिखेंगे, there is no common factor, there is no common factor बिटवीन P एंड Q अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है। दोबारा देखो क्या किया हमने, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। जब कभी भी इसको इर्रेशनल प्रूव करना है तो जो दिया हुआ है ना उसका अपोजिट मान लो। मैंने क्या मान लिया, √2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर सिर्फ वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको √2 को मैंने क्या लिखा, P/Q की फॉर्म में लिखा। और हमें पता है कि जो Q की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। और हमको पता है कि जब P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ क्या हो, 1 हमारे पास क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। तो मतलब इन दोनों के बीच में अभी सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इतनी बात समझ में आई। चलो इसको देखो, इसको इधर ले गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या लिखा मैंने, √2 × Q इज इक्वल्स टू P। इतनी बात समझ में आई। मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। तो कितना आ गया, 2Q² इज इक्वल्स टू P। 2Q² इज इक्वल्स टू P। अब मुझे बताओ ये जो 2Q² है, ध्यान से देखो, ये जो 2Q² है किससे डिवाइड हो रहा है, ये सर पास में 2 है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। Q की वैल्यू कुछ भी हो, में फर्क पड़ता है क्या, Q की वैल्यू 1 पुट करो। देखो Q की वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2Q²। तो अभी भी 2 से डिवाइड है, हमको तो इससे कर रहे हैं ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो मेरे पास 2Q² है, मैं क्या लिखूंगा, 2Q² इज डिविजिबल बाय 2। 2Q² वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से हो रहा है ना। खुद देखो यहाँ पे, अगर मैं लिखूं 2Q², Q की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, वट एवर यू वांट। जैसे मान लो Q की वैल्यू मैंने पुट कर दी 50, अगर Q की वैल्यू 50 भी, चलो मैंने मान लो Q की वैल्यू 50 छोड़ो, आप यहाँ पर पुट कर दो, सर छोटी सी वैल्यू पुट करते हैं हमने पुट कर दिया 17। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया, 289 अपॉन में 2। हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें तो 2 से 2 कैंसिल करना है। मतलब ये 2Q² किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से।
टू क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से। और 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल में क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना। जब 2 क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या इसके जो इक्वल में डिजिट आ रही है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये लो, मैंने बोला राम इक्वल है श्याम के, राम इक्वल है श्याम के, मतलब राम का वेट श्याम के वेट के इक्वल, राम की हाइट श्याम की हाइट के इक्वल, ऐसे बोल रहा हूं ना। मतलब जो चीज यहां पर है वही चीज क्या है, यहां पर है। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं कि P की वैल्यू भी क्या है, 2 क्यू स्क्वायर है ना। जब 2 क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 2 क्यू स्क्वायर के इक्वल में जो आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, P आ रहा है ना। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब P भी क्या होगा हमारे पास, डिविजिबल होगा किससे, 2 से। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर देखो, यहां पर दोबारा देखो क्या किया मैंने, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। इतनी बात बोल रहे हैं ना कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। जब यहां पर बोल रहे हैं कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हमने क्या किया, इसको रेशनल मान लिया। रेशनल मानते ही हमने क्या किया, जो भी कोई भी डिजिट हमारे पास क्या होती है, रेशनल होती है, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने √2 को क्या लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब P/Q की फॉर्म में लिखा है तो मुझे पता है Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि Q की वैल्यू 0 होगी तो क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर मैंने क्या बोला कि P और Q हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे कोप्राइम नंबर होते हैं। और कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। सिर्फ इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर होगा, 1 होगा। जैसे मैंने बोला 3/5, क्या इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं सर, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 है। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस √2 को इधर ले गया, तो यहां पर क्या हो गया, √2 × Q = P², टेकिंग स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर नहीं किया ना, इधर तो स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर नहीं किया। यहां पर भी स्क्वायर होगा ना, देखो इसका स्क्वायर किया 2Q² हो गया, P का स्क्वायर किया कितना आ गया, P² आ गया ना। √2Q² इज डिविजिबल बाय 2, तो इसके इक्वल में क्या P² है ना। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, P² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आया। लाइन टू लाइन वैसा का वैसा लिखना जैसे मैं बता रहा हूं। पहले क्या लोगे, √2 को रेशनल मानोगे, √2 को रेशनल मानोगे तो रेशनल नंबर में क्या होता है, P/Q होता है। और P/Q दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहां पर देखो अभी √2 मुझे हटाना है, इस √2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, मैंने स्क्वायर लिया। तो P का स्क्वायर तो क्या हो गया, P² और √2 × Q का, तो √2 का तो क्या हो गया 2 और Q का क्या हो गया Q²। अब मुझे पता है ये 2Q² है। यहां पर अगर 3Q² होता ना, यहां पर 3Q² होता, अब किससे डिविजिबल होता ये, सर अब ये 3 से होता। अगर यहां पर 5Q² होता, अब ये किससे डिविजिबल होता, सर अब ये 5 से होता, क्योंकि यहां पर 5 है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, जहां पर जो दिया होगा वो उसी से डिविजिबल होगा। जैसे अब ये किससे डिविजिबल है, 2Q², 2Q² इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2Q² 2 से डिविजिबल है तो इसके इक्वल में जो डिजिट आ रही है वो भी क्या होगी, हमारे पास 2 से डिविजिबल होगी। इतनी बात समझ में आई। अब एक लाइन में लिख रहा हूं, यहां पर देखो, P इज डिविजिबल बाय 2। देखो 2Q² इज डिविजिबल बाय 2, तो 2Q² के इक्वल में क्या आ गया, P²। तो P² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर P² 2 से डिविजिबल है तो P भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। चलो इसको एग्जांपल समझाता हूं मैं। देखो यहां पर देखो, जैसे मैंने बोला 16 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ध्यान सुनना, यहां पर P की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, 16 मानी है, तो P² कितना हो गया, 16 का स्क्वायर हो गया ना। तो देखो क्या बोल रहा हूं, P² इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 16 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या 16 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्या, हाँ सर हो रहा है ना डिवाइड। चलो और एग्जांपल लेते हैं, और कोई एग्जांपल लो। मैं बोल रहा हूं 125 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्या 125 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, हाँ सर। तो क्या 125 भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्या, हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने कहा 64 इज डिविजिबल बाय 2। 64 इज डिविजिबल बाय 2। अब इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो देखो 8 का स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या 8 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्या, हाँ सर 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कैसे, जब P² 2 से डिवाइड होगा तो क्या P भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मैंने कहा 100 इज डिविजिबल बाय 2। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 50 आ रहा है ना। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर ही तो होता है। जब 10 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो 50 आया। तो क्या 10 भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, हाँ सर 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो P² जब 2 से डिवाइड है तो P भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। कोई भी डिजिट ले लो आप, जैसे मैंने बोला 27 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3।
27 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो क्या 27 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा? हाँ सर ये भी डिवाइड होगा। मतलब ये वाली बात सही है कि अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो p भी क्या होगा? 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ये रफ कर देता हूं इधर। चलो आगे देखो इधर, जब मैंने बोला यहाँ पे कि p इज डिविजिबल बाय 2 है, तो कुछ सोचो, अगर मैं बोलता हूं 27 3 से डिवाइड है तो 27/3 लिखोगे ना, मतलब क्या लिखोगे? यहां पर क्या लिखोगे? देयरफॉर p/2। खुद सोचो, जब आपने p को 2 से डिवाइड किया तो ये लो p/2। आपने बोला 27 इज डिविजिबल बाय 3, आपका आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9। क्या कोई रिमाइंडर आ रहा है क्या? नहीं सर, रिमाइंडर की वैल्यू तो 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि 27 3 से पूरा पूरा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना। तो वैसे ही जब आप p को 2 से डिवाइड करोगे तो एक सिंगल डिजिट आएगी जिसको मैंने नाम दे दिया r, जिसको मैंने नाम दे दिया r। इतनी बात समझ में आ गई? खुद देखो यहां पर, जैसे 27 आपने लिखा 27 इज डिविजिबल बाय 3, तो आप लिखोगे ना 27/3, तो आपका क्या आएगा? 9 ही तो आंसर आएगा। क्या यहां पर क्या आएगा? रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो वैसे ही मैंने p इज डिविजिबल बाय 2 लिखा, तो मैंने यहां पे लिखा p डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू r। p डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू r। वही क्या लिखेंगे यहां पर? देखो अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, p इज इक्वल्स टू 2r। p इज इक्वल्स टू 2r। इतनी बात समझ में आई? इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलो आगे देखो इधर, आगे देखो, देखो p इज इक्वल्स टू 2r आ गया, बट मेरे पास p की वैल्यू है क्या? नहीं सर, मेरे पास p स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसको इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड। तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर लिया, तो यहां पर क्या बन गया? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? सर p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? p स्क्वायर की वैल्यू है 2q स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी वैल्यू p स्क्वायर की? 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 2। तो क्या लिख सकता हूं? q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? देखो यहां पर और ये कुछ एक जैसा दिख रहा है। यहां पर 2q स्क्वायर था तो 2q स्क्वायर 2 से डिवाइड था, यहां पे क्या है? 2r स्क्वायर है ना, तो लिख सकता हूं क्या? 2r स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे 2r स्क्वायर डिविजिबल होगा? सर 2 से होगा, क्योंकि r स्क्वायर क्या है? 2 है ना। तो क्या लिखूंगा? 2r स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2r स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 2r स्क्वायर के इक्वल में क्या है? q स्क्वायर है ना। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर 2r स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसके इक्वल में क्या आ रहा है? इसके इक्वल में सर हमारे पास आ रहा है q स्क्वायर। अगर 2r स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो q स्क्वायर भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। और मैंने बताया था कि अगर q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी क्या होगा? हमारे पास 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो मैंने क्या लिखूंगा? q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक लाइन लिखता हूं यहां पर, ध्यान से देखना। अब एक लाइन लिखता हूं यहां पर, ध्यान से देखो। आपने पहले क्या बोला? p इज डिविजिबल बाय 2। अब क्या बोल रहे हो? q इज डिविजिबल बाय 2। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या? p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2। मतलब p भी q से डिविजिबल, q भी 2 से क्या हो गया? डिविजिबल। मतलब क्या लिखूंगा मैं यहां पे? देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। मतलब 2 क्या आ गया? इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया। खुद देखो आप, p इज डिविजिबल बाय 2, q इज डिविजिबल बाय 2। मतलब p भी 2 से डिवाइड हो रहा है, q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो जैसे मैं बोलता हूं कि 10 भी 2 से डिवाइड हो रहा है और यहां पर 18 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 और 18 के बीच में क्या 2 कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा क्या? हाँ सर, 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, 2 इससे भी, मतलब 2 इन दोनों का क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। और हमने स्टार्टिंग में देखो क्या लेट किया था कि p और q क्या है? को प्राइम नंबर है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q अदर देन 1। मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और हमने यहां पर क्या दिखा दिया कि 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है।
तो जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो क्या होगी, कॉन्ट्रेडिक्ट होगी ना। हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी, कॉन्ट्रेडिक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि √2 क्या है, रेशनल तो नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो कौन सा नंबर बच गया, इरेशनल बच गया। तो क्या लिखेंगे, सो दैट our hypothesis is contradict, therefore √2 is a irrational number, √2 is a irrational number। अब देखो करना क्या है, स्टार्टिंग से देखो, प्रूव दैट √2 is a irrational number। आपको irrational दिया होगा, आपने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। जैसे ही रेशनल को लेट किया, आपको पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं। आपने P/Q की फॉर्म में लिखा, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो P और Q दोनों होते हैं वो कोप्राइम नंबर होते हैं, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। अब आपको √2 को हटाना है, तो आपने पहले इसको इधर लिया और दोनों में क्या कर, दोनों साइड क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर किया, यहाँ पर 2q² आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, p² आ गया। अब आपने देखा कि 2q² है, तो 2q² किससे डिवाइड होगा, सर ये 2q² है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, तो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 2 से डिवाइड है तो इसके इक्वल में क्या है, p² है, तो p² भी क्या होगा, 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर p² 2 से डिवाइड है तो p भी किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा। ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। अब p जब 2 से डिवाइड है तो आपने क्या लिखा, P/2 इज इक्वल्स टू r, P/2 इज इक्वल्स टू r, इतना लिखा आपने। फिर लिखा p को, देखो p को उधर, 2 को उधर ले गए तो क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू 2r। अब आपके पास क्या p की वैल्यू है, क्या हमारे पास सर p² की वैल्यू है, तो आपने क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आ गया, p² इज इक्वल्स टू 4r²। तो p² की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, कितनी है ये, 2q², वैल्यू पुट की, कैंसिल हो गया, q² इज इक्वल्स टू 2r²। अब यहां पर फिर आपको दिखा कि 2r², तो 2r² किससे डिविजिबल है, 2 से। वही 3 लाइनें यहां पर देखो, 2r² किससे डिविजिबल है, 2 से, तो q² भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से, तो q भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अब q भी 2 से डिविजिबल है, p भी 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या ले सकता हूं कि यहां पर हमारे पास 2 है, वो कॉमन फैक्टर आएगा किसके बीच में, p एंड q के बीच में। जो हमारी जो हाइपोथेसिस थी, हमने जो लेट किया था कि √2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, तो वो हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब √2 हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। देखो नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, देखो जैसे यहाँ पे √2 आया था, अगर √3 की बात करें तब क्या हो, देखो √2 आ जाए आपके पास, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7, ऐसे कोई नंबर आए। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, सर सबसे पहले हम ना इसको रेशनल लेट करेंगे। तो ये लो, मैंने क्या किया, लेट बी √5 इज ए रेशनल नंबर, √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट, यहां पर क्या करेंगे, 2 टर्म होंगी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, √5 इज इक्वल्स टू a/b, और क्या आ जाएगा, b0 इज इक्वल्स टू 0। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, p/q भी लिख सकते हो, a/b भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर √5 रेशनल नंबर है तो उसको फ्रैक्शन में लिखना है, सिंपल सी बात है। रेशनल क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं ना, तो फ्रैक्शन में लिखा, और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और क्या होता है सर, a और b को प्राइम नंबर होते हैं, ये लो a एंड b क्या लिखेंगे, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b अदर देन 1। मतलब 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर हो सकता है इनके बीच में, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके सर अब क्या करें, ये √5 है, मुझे इसको हटाना है, तो पहले इसको इधर ले जाता हूं। तो यहां पर क्या हो गया, √5 इंटू बी इज इक्वल्स टू a²। तो मैंने क्या लिखा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर ली, तो यहां पर क्या हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये 5b स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, आप लिखोगे 5b स्क्वायर इज किससे हो रहा है ये डिविजिबल बाय 5। 5b स्क्वायर जो किससे डिविजिबल हो रहा है 5 से हो रहा है। अगर 5b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5b स्क्वायर के इक्वल में जो आ रहा है मतलब a स्क्वायर जो आ रहा है वो भी क्या होगा, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो a स्क्वायर भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा ना। जब 5b स्क्वायर a स्क्वायर से 5b स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो 5b स्क्वायर के इक्वल में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो गया। जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो देखो मैंने बताया था ना a स्क्वायर मतलब जैसे मैंने बोला 25 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 25 भी तो 5 से डिवाइड होगा, तो वैसे a स्क्वायर जब 5 से डिवाइड है तो क्या लिखोगे a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये 3 लाइन्स आएगी, देखो 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो 5b स्क्वायर के इक्वल में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4a एंड c। 4a एंड c वी कैन राइट देखो a इज डिविजिबल बाय 5 है ना, तो a को 5 से मैंने क्या किया डिवाइड किया, देखो a को मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरा आंसर c। देखो 0 यहां पर कोई d नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं। खुद सोचो मैं बोल रहा हूं 25 को 5 से डिवाइड किया सिर्फ 5 ही आएगा ना, यहां पर कोई डिजिट क्या आएगी रिमाइंडर तो क्या आएगा 0 आएगा। तो वही वैसा ही मैंने क्या किया यहाँ पे a को मैंने 5 से डिवाइड किया तो डिजिट क्या आ गई मेरे पास c। अब देखो यहाँ पे इसको इधर ले गया मैं a इज इक्वल्स टू 5c, a इज इक्वल्स टू 5c, तो देखो आगे मैंने क्या किया इसके अंदर, अब a की वैल्यू है क्या मेरे पास, सर मेरे पास a स्क्वायर की वैल्यू है, मेरे पास किसकी वैल्यू है a स्क्वायर की, तो मैंने क्या लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो a का a स्क्वायर बन गया। ओके सर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। चलो यहां पर देखो अब a स्क्वायर की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर 2 दे दो, मैंने क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5b स्क्वायर है, यहां पर पुट कर दो क्या आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, कैंसिल हो गया कितना आ गया 5, तो क्या लिखूंगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ओके सर अब ध्यान से देखो 5c स्क्वायर है तो क्या लिख सकता हूं क्या 5c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 5c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5c स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो 5 स्क्वायर के इक्वल में क्या है b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b स्क्वायर भी क्या होगा 5 से डिविजिबल हो गया। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या लिख सकता हूं मैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखो सेम प्रोसीजर जो यहां पर किया था 5c स्क्वायर 5 से डिविजिबल, 5c स्क्वायर के इक्वल में क्या है b स्क्वायर, तो वो भी 5 से डिवाइड होगा, तो b स्क्वायर है तो b भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो यहां पर देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो क्या लिखूंगा देयरफॉर देयर इज 5, या फिर यहां पर लिखो देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। मैं अब यहां पर क्या आ गया खुद देखो 5 क्या आ गया कॉमन फैक्टर आ गया ना, अगर 5 कॉमन फैक्टर आ गया तो हमने तो क्या बोला था कि a और b के बीच में सिर्फ क्या होना चाहिए 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी तो क्या बनेंगे वो रेशनल बनेंगे। और हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक और कॉमन फैक्टर निकाल दिया जिसका जो आया वो कितना आया 5 आया, तो हमने जो हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो क्या होगी कंट्राडिक्ट होगी। अगर हमारी हाइपोथेसिस कंट्राडिक्ट होगी तो मैं क्या बोल सकता हूं कि √5 इज ए रेशनल नंबर। तो आगे क्या लिखोगे देयरफॉर ओवर हाइपोथेसिस इज कंट्राडिक्ट देयरफॉर √5 इज ए इरेशनल नंबर, √5 इज ए इरेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई, कुछ नहीं करना बस √2 की जगह कर दिया मैंने √5 कर दिया, वैसे ही √7 आ जाएगा, ठीक है, वैसे ही आपके पास √3 आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं।
जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो इसको, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो देखो √2 वाले हो गए, √3 वाले हो गए, है ना, √5 भी हो गया। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे, 7√5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल सिंपल होता है। देखो हमको क्या करना है, 7√5 इर्रेशनल है, सर हम क्या मानेंगे हम, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आ गया। अब जब ये रेशनल नंबर आया तो क्या होना चाहिए, सर ये होना चाहिए 7√5 इज इक्वल्स टू a/b होना चाहिए, और यहाँ पर ऑल्सो क्या होना चाहिए, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर तो क्या होते हैं, अगर ये रेशनल है तो a/b के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए इसे, और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके सर, यहां पर हमें वन साइड में कोई भी एक साइड ले लो, वहां पर सिर्फ हमें रूट वाली डिजिट रखनी है। क्या रखनी है, सिर्फ रूट वाली, बाकी डिजिट को एक तरफ ले जाओ। तो मैंने √5 को इधर ही रखा और ये इधर ले आया, a/7b। तो यहां से देखो a, 7 एंड b आर इंटीजर्स, तीनों क्या दिख रहे हैं, इंटीजर्स दिख रहे हैं, और वो किसकी फॉर्म में है, a/7b है। तो a/7b इज क्या आ गया हमारे पास, रेशनल आया। अगर a/7b रेशनल आया तो इसके इक्वल में जो आ रहा है √5 इज ऑल्सो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट ये √5 तो रेशनल है ही नहीं। मैंने आपको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था, रूट के अंदर ऐसे डिजिट जिसका स्क्वायर रूट ना निकल सके वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या आ रहा है, √5 इज रेशनल आना चाहिए, बट हमारा जो लेकिन रियलिटी में होता क्या है, √5 क्या होता है, इर्रेशनल होता है ना। तो क्या लिखेंगे, ओवर hypothesis is contradict, therefore 7√5 is irrational number, is a irrational number। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जहां पर सिर्फ √5 दिख जाए, 1/√5 दिख जाए, √3, 1/√3, √2, 1/√2, √7, 1/√7, वैसे क्वेश्चन दिख जाए ना, तब वो पूरा सोल्व करके बताना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चंस में 2 में किया था। अगर ऐसे आ जाए 7√5 या फिर आ जाए √3 + 7, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तब कुछ नहीं करना, रूट वाली डिजिट एक तरफ रखनी है, बाकी डिजिट एक तरफ ले जाओ। आपको दिख रहा है a/7b तीनों ही क्या है, इंटीजर है, तीनों ही क्या है, फ्रैक्शन में है, तो आप बोल सकते हो ना कि a/7b क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में क्या है, √5, ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो √5 है, √3 है, √7 है, जो रूट में आए और जिनका स्क्वायर रूट ना निकल फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। बट हमने तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रेशनल बोल रहे हैं, मतलब हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, कंट्राडिक्ट होगी। तो क्या बोल सकता हूँ, 7√5 क्या हो जाएगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। ओके देखो, कर दे इसको रफ, चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट √2 + √5 इज इर्रेशनल नंबर, इज अ इर्रेशनल नंबर। देखो इसको क्या करेंगे, जब इसको आंसर करेंगे तो सबसे पहले इर्रेशनल दिया हुआ है, हम क्या लेट करेंगे इसको, रेशनल। तो मैंने क्या किया, √2 + √5 इज रेशनल नंबर, मैंने क्या लेट कर लिया, इसको रेशनल लेट कर लिया। अब रेशनल लेट करते ही हमारे पास 2 डिजिट आएगी, जो क्या होगा, इसके फ्रैक्शन में होगी, मतलब √2 + √5 है ना, उसको हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, बट b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिखते हैं ना। ओके सर, अब मैंने क्या बताया कि ऐसा लिखने के बाद ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तो क्या करना आपको, रूट वाली कोई भी एक डिजिट इधर रखो, दूसरी डिजिट उधर ले जाओ। बताओ क्या रखे, सर √2 को इधर रख लो और ये √5 इधर ले जाओ।
ठीक है, आप √5 को भी यहां रख सकते हो, √2 को उधर ले जा सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये रूट हटाना है यहां से। जैसे ही मैं ये रूट हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर लिया, तो √2 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 2 हो गया। यहां पर देखो क्या होगा, a/b माइनस √5 का होल स्क्वायर, ऐसे तो आएगा। चलो देखते हैं इधर, 2 = 2 क्या आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस 2 × a × b। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, ये जो रूट वाली डिजिट है ना, इसको इधर ले आओ, विदाउट वाली इधर ले आओ। तो यहां पर देखो 2a/b √5 = a² + b² + 5, सॉरी ये तो इधर आया ना, ये इधर आ गया, ये यहां पर वैसा का वैसा ही रहा, a² b² + 5, ये 2 इधर चला गया, तो -2। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर देखो 2a/b √5 = a² b², 5 - 2 कितना हो गया स्टूडेंट? सर ये 3 हो गया। इसको सोल्व करो, देखो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करो, देखो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, 2a/b, मार्कर चेंज कर लेते हैं, 2a/b क्या आ जाएगा, 2a/b √5 = यहां पर क्या हो जाएगा, a² + 3b² b²। ध्यान से देखो, b² को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3b², तो a² + 3b² b²। देखो इस b से ये एक b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो √5 = क्या आ जाएगा, a² + 3b² 2a। इतना आ गया आपके पास। मतलब आप क्या बोल सकते हो, यहां पर देखो a b एंड a b 3 and 2 आर इंटीजर्स। हमारे पास सारे क्या है, इंटीजर है ना। अगर ये इंटीजर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, a² + 3b² 2a इज ए रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो √5 भी क्या होना चाहिए, देयरफॉर √5 भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए ना। तो क्या लिखूंगा, √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट हमको पता है कि √5 तो रेशनल होता ही नहीं है, बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। और क्या लिखोगे यहां पर, ओवर हाइपोथेसिस इज कंट्राडिक्ट। तो क्या लिखोगे, जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, √2 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। देखो करना क्या है, जब आपके पास सिर्फ √2 आए या फिर ओनली √5 आए या ओनली √3 आए, तब तो आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो हमें पता है √5, क्योंकि √5 को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। √5 को ऑलरेडी प्रूफ किया था ना लास्ट क्वेश्चन में, हमने क्या किया था कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। इसलिए मैंने लिखा कि बट वी नो दैट √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। बट अगर क्वेश्चन में यूं आ जाए, √5 + √3 आ जाए, या √5 - √3 आ जाए, कुछ भी आ जाए आपके पास, या फिर मल्टीप्लाई में आ जाए, या फिर डिवाइड में आ जाए, तो आपको क्या करना है, इर्रेशनल दिया हुआ है, रेशनल लेट करना है, a/b की फॉर्म में लिखना है। इन दोनों में से आपको किसी को भी एक को उस साइड में ले जाओ। तो यहां पर √2 आ गया। अब दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि इसको हटाना है ना। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जैसे ही मैंने दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया, तो यहां पर देखो, यहां पर ये √5 दिखा मुझे। तो इस √5 को एक साइड में ले जाओ, बाकी सारे डिजिट वन साइड में। तो √5 को देखो मैं इधर ले आया, ये सारा इधर, √5 इधर आ गया। अब √5 के साथ में 2a/b भी तो है, इसको भी इधर ले गया मैं। देखो b से b कैंसिल, इसको मैं इधर ले गया। देखो यहाँ पर 2a है ना, इसके साथ में b² a की b कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर b आ जाएगा। ये वाला भी था ना, ये लो b, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अदर साइड है वो उसको इधर ले आया, और ये अदर साइड है वो हमारे पास दिख रही है p/q की फॉर्म में है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो है वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। मतलब √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ऐसी डिजिट्स जो रूट में हो और जिनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो क्या होती है, इर्रेशनल होती है। मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो क्या होगी, हमारे पास कंट्राडिक्ट होगी। मतलब √2 + √5 क्या आ गया, हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ गया। इतनी बात समझ में आई? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो।
फिर एक्सरसाइज नंबर 2.3 देखो 2.3 देखो, रफ कर दें इसे। ओके देखो 2.3 देखो 2.3 एक्सरसाइज देखो जल्दी से। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसका आप क्या गिवन है आपके पास 2.3 का। फर्स्ट में बोल रहा है ये प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्या बोल रहा है वो आपके पास, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। देखो इरेशनल नंबर दिया हुआ है ना, तो आप क्या लेट करोगे, रेशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, लेट, आपने लेट कर लिया 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। क्या लेट कर लिया आपने, रेशनल नंबर लेट किया। और जैसे ही रेशनल नंबर लेट किया तो आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, मतलब A अपॉन B की फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि B की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ओके, और आपको यह भी पता है कि A और B क्या है, को प्राइम नंबर। अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, A एंड B आर को प्राइम नंबर। ठीक है, अब आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आए प्लस वाले माइनस वाले, तो आपको क्या करना होगा, रूट वाली डिजिट इधर रखो, विदाउट रूट वाली एक तरफ ले जाओ। तो मैंने रूट 3 को इधर ले गया, मतलब ये आ गया मेरे पास रूट 3, माइनस का प्लस का हो गया, ये इधर आ गया, मतलब 5 माइनस ए अपॉन बी। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करो। देखो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 3 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया 5b माइनस ए अपॉन बी, लिख सकता हूं इसको। देखो b को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5b माइनस ए अपॉन में b। इतनी बात समझ में आई। ओके सर, आपको पता है a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर्स, तो क्या लिख सकते हो, 5b माइनस ए अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। ओके सर, ये रेशनल नंबर है तो रूट 3 भी क्या होना चाहिए, देयरफॉर रूट 3 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। तो देखो रूट 3 क्या रेशनल होता है क्या, सर रूट 3 तो ही रेशनल होता है। तो क्या लिखोगे, दिस कंट्रेडिक्ट आवर फैक्ट। ये हमारा जो हमारा लॉजिक था, ये जो हमने इसको लेट किया था, उसको क्या कर रहा है, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। बात समझ में आई। क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको इरेशनल दिया है तो रेशनल मान लो, रेशनल मान के हमने क्या किया, a अपॉन बी में क्या होता है, b नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, रूट 3 को एक तरफ रखना है, तो रूट 3 को मैंने इधर रखा, a अपॉन बी इधर ले आया, इसको मैंने सोल्व किया। देखो 5b माइनस a अपॉन बी, b को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5b में क्या हुआ, a माइनस हुआ, अपॉन में क्या, वैसा का वैसा b, तो रूट 3 वैसा का वैसा। a और b आपके पास क्या इंटीजर है, तो क्या बोल सकते हो, p अपॉन q की फॉर्म में दिख रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे, 5b माइनस a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो होगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। मतलब ये रेशनल है तो इसके इक्वल में ये भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा ना। तो मैंने बोला कि रूट 3 भी क्या होगा, हमारे पास रेशनल होगा। बट ये हमारा जो हमने जो हाइपोथेसिस लेट किया था 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, उसको क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। मतलब 5 माइनस रूट 3 जो हमने लेट किया था वो गलत है, वो रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो क्या बन गया, वो इरेशनल बन गया। क्या बन गया, वो इरेशनल। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो क्वेश्चन को। ओके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर। देखो 3√2, सेकंड का थर्ड देखो 3√2 का मैंने एग्जांपल करवाया था ना आपको, 7√5 सेम वैसा है, कर लेना। सेकंड जो है, जो 6 प्लस √2, सेकंड जो आपके पास है, सेकंड का सेकंड देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट तो है 1/√2, सेकंड आपके पास है 6 प्लस √2 और थर्ड आपके पास है 3√2। ये तो आपके पास जो अभी मैंने एग्जाम्पल करवाया था, एग्जाम्पल कौन सा करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था ना, वैसा ही है। ये तो खुद से ट्राई करोगे।
ये वाला जो क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2, ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 3 प्लस रूट 2, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने करवाया था ना, वैसा ही ये ट्राई करोगे। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं अभी, ठीक है। तो देखो सेकंड का फर्स्ट, देखो सेकंड का फर्स्ट, देखो क्या बोल रहा है वो, आपको क्या करना है, प्रूव दैट, क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 2 इज ए इर्रेशनल नंबर। जब ये इर्रेशनल है तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, लेट कर लिया कि 1 अपॉन रूट 2 इज ए क्या है, रेशनल नंबर है। क्या लेट कर लिया मैंने इसको, रेशनल नंबर लेट कर लिया। अब रेशनल नंबर मैंने लेट किया तो रेशनल नंबर क्या होते हैं सर, 1 अपॉन रूट 2 है ना, तो ये a अपॉन b की फॉर्म में होगा और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और आपको ये भी पता है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। यहां पर क्या होंगे, a और b को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b अदर देन 1। मतलब 1 के अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वो डिजिट्स हमारे पास क्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। अब मैंने कहा था कि इसको रूट वाले को एक तरफ ले जाओ, विदाउट रूट वाले को एक तरफ, तो इस b को इधर कर दिया मैंने। देखो वैसे तो विदाउट रूट एक की तरफ, चलो ऐसे करता हूं, b इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2, b इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a रूट 2 आ गया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रूट 2 हटाना है ना मुझे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या लिया, स्क्वायर लिया, तो क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 2। मतलब लिख सकता हूं इसको 2a स्क्वायर, देखो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, ऐसे लिखा मैंने। उसके बाद देखो 2a स्क्वायर आ गया, क्या है, देखो 2a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है सर, ये 2a स्क्वायर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या यहां पर लिख सकता हूं मैं 2a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। 2a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है। अगर 2a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2a स्क्वायर के इक्वल में क्या है, b स्क्वायर है ना, तो क्या लिख दूंगा मैं, b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर 2a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, खुद देखो मैंने बताया था ना, 2a स्क्वायर है तो 2 से डिविजिबल होगा, 3a स्क्वायर है तो 3 से होगा, और 5b स्क्वायर है तो 5 से होगा, क्योंकि इसका इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। देखो यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट है ये, इसकी a की वैल्यू कुछ भी हो, इस b की वैल्यू कुछ भी हो, आपको सिर्फ किससे मतलब है, ये 2 से। तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से और ये 5 से। इतनी बात समझ में आई, ओके सर। अब देखो 2a स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो b स्क्वायर भी क्या होगा, इसके इक्वल में क्या है, b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर भी क्या है, 2 से डिवाइड है। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो हमारे पास क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, एग्जाम्पल में किया था ना हमने, ओके। अगर b 2 से डिविजिबल है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे, b डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हमारे पास डिजिट्स कौन सी आ जाएगी, c। जैसे मैंने बोला 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो कोई डिजिट आएगी ना 3, प्लस में ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, वैसे यहाँ पर क्या आया, c आया। इतनी बात समझ में आई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b इज इक्वल्स टू 2c, b इज इक्वल्स टू 2c। क्या b की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं सर, हमारे पास किसकी वैल्यू है, b स्क्वायर की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, b स्क्वायर की। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। जैसे ही मैंने स्क्वायर लिया तो क्या बन गया यहाँ पे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2c स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2a स्क्वायर है ना, तो कितना लिखोगे, 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, कैंसिल कर दिया, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 2c स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से है ना, तो क्या लिखोगे, 2c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन a स्क्वायर भी क्या होगा, इसके इक्वल में है ना, तो डिवाइड होगा, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो a भी क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब a भी क्या होगा, 2 से
डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर दे दी मैंने सेकंड, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर देखो पहले तो मैंने क्या बोला, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो क्या बोलूंगा, a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2। a और b दोनों ही क्या हमारे पास 2 से क्या है डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 क्या आ गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, a एंड b। तो क्या आएगा, दिस कंट्राडिक्ट ओवर हाइपोथेसिस, तो क्या लिखोगे, दिस कंट्राडिक्ट ओवर hypothesis, therefore 1/√2 is a irrational number। इतनी बात समझ में आई। देखो क्या किया मैंने, 1/√2 इरेशनल था, मैंने 1/√2 को रेशनल लेट किया, रेशनल लेट करते ही a/b की फॉर्म में लिखा, b की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √2 दिखा, √2 दिखने के लिए मुझे इसको क्या करना था, हटाना था ना, तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 2, a स्क्वायर 2 को मैंने 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर लिखा। अब 2a स्क्वायर क्या है, 2 से डिवाइड है, तो b स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो क्या होगा, b भी 2 से डिवाइड होगा। अगर b से 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर एक इंटीजर आएगा, क्या आएगा, c। वो कैसे आएगा, b को 2 से डिवाइड किया तो कौन सी डिजिट आएगी हमारे पास, c। तो क्या लिखा मैंने, b इज इक्वल्स टू 2c। अब देखो b की वैल्यू है नहीं हमारे पास, किसकी वैल्यू है, b स्क्वायर की है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करते ही b स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बनते ही इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, फिर हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब 2c स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 2 से है, तो a स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो a भी ऑल्सो किससे होगा, a भी डिविजिबल किससे होगा, 2 से होगा। a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, मतलब a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो देयर इज 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। और हमने क्या बोला था यहाँ पे, कॉमन फैक्टर ओनली कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब a और b को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 1/√2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। अगर 1/√2 रेशनल नहीं है तो क्या बन गया हमारे पास, इरेशनल नंबर बन गया। इतनी बात समझ में आई। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो नोट इसको। सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड खुद से ट्राई करोगे, सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड खुद से ट्राई करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है वो, इफ p and q are positive prime numbers then prove that root p plus root q is irrational। देखो अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर जो क्वेश्चन किया था लास्ट, क्या था वो हमारे पास, √2 plus √5 इज ए इरेशनल, ये था ना, √2 plus √5 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना था। कुछ नहीं है वहां पर, क्या बोल दिया इसने, √p plus √q बोल दिया। सेम वही करेंगे हमने, देखो क्या किया, लेट √p plus √q इज रेशनल नंबर। हमने क्या लेट कर लिया, उनको रेशनल लेट कर लिया। अब रेशनल लेट करते ही क्या होता है, √p plus √q इज इक्वल्स टू a/b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b नॉट इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक को यहाँ रखो, दूसरे को उधर भेज दो। तो मैंने क्या किया, √p इज इक्वल्स टू a/b माइनस √q। अब आपको पता है कि हमको क्या करना है, रूट हटाना है। अब क्या लोगे, स्क्वायर लोगे, तो क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आपने क्या लिया, स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेते यहाँ पर तो क्या बन गया, p बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा ना, ये देखो ये यहाँ पर ऐसे आएगा ये, ठीक है, इसका स्क्वायर तो p और इसका क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखो p, तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी √q का स्क्वायर किया, कितना आ गया q, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा 2a एंड b। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें रूट में क्या दिख रहा है, सर रूट में ओनली q दिख रहा है। अब इस q को एक तरफ करेंगे, बाकी सारे हम क्या ले जाएंगे, वन साइड में। तो इस माइनस 2a/b q को इधर ले आया मैं, तो क्या बन गया 2a/b, और यहाँ पर क्या आ गया √q, ये वैसा का वैसा a²/b² प्लस q। इसको सोल्व कर लेता हूँ, इतने को सोल्व करता हूँ। b² को मल्टीप्लाई इतना आ गया a² प्लस b² q/,
बी स्क्वायर माइनस पी। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, चलो आगे देखो ये क्या बोल रहा है, ये वैसा का वैसा 2a/b रूट क्यू वैसा का वैसा। यहां पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू वैसा का वैसा। बी स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बी स्क्वायर p, और माइनस क्या है तो माइनस का आ जाएगा, अपॉन में क्या है बी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? देखो b से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, b से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास रूट क्यू इज इक्वल्स टू, ये अपॉन में आ गया 1/2a, ये अपॉन में ले आया इसके, और ये b भी पहले से था, और अंदर क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा q माइनस p। इतनी बात समझ में आई? मतलब क्या हो जाएगा रूट क्यू इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस p अपॉन में 2ab। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर कोई भी रूट में दिख रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ पर ओनली रूट में आ रहा है। अब क्या करेंगे, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पूरी डिजिट जो आपको दिख रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस p अपॉन में 2ab इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल होना चाहिए p अपॉन क्यू की फॉर्म में। अगर ये पूरा रेशनल है तो इसके अपॉन, इसके इक्वल में जो आ रहा है वो भी क्या होगा हमारे पास रेशनल होना चाहिए ना। मतलब देयरफॉर रूट क्यू इज ऑल्सो क्या होना चाहिए रेशनल नंबर होना चाहिए। बट मुझे पता है कि रूट क्यू रेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू पी और क्यू क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अगर क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ 3 पुट कर देता हूँ। क्या पुट करता हूँ मैं 3। अगर 3 का रूट है तो वो रूट 3 आ गया, और रूट 3 हमारे पास क्या होता है इरेशनल होता है। तो क्या लिखोगे दिस कंट्राडिक्ट आवर हाइपोथेसिस। तो क्या लिखोगे therefore root p plus root q is irrational number। इतनी बात समझ में आई? देखो क्या कर, जो आपने किया था ना रूट 2 प्लस रूट 5, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, बस रूट p प्लस रूट q कर दिया, उसको ही वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, तो आप घर पे ट्राई करोगे 2.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड और सेकंड का थर्ड। नेक्स्ट वीडियो अपने लेते हैं 2.4। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।